जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट हुए अपडेटेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। जल्द ही भारत की सीमा पर तैनात किए जाएंगे एंटी ड्रोन सिस्टम्स। जानिए क्या कहा भारतीय विदेश मंत्री ने कनाडा के आरोप पर। अगले सप्ताह इंडियन नेवी अनवील करेगी अपनी नई स्वदेशी परियोजनाओं को। और भारत की कंपनी ने बनाया एक ऐसा खास सूट जो इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स को आग से बचाने के अलावा उन्हें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी देगा। इंडियन एयरफोर्स ने HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए पहले 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है। और आपको बता दें कि HAL इंडियन एयरफोर्स के लिए इस तरह के टोटल 6 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है। और ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का नया वर्जन है जिसे इक्विप किया गया है नए इंजन के साथ, कंपोजिट प्रोपेलर्स के साथ। इसके जो एवियोनिक्स है उन्हें भी अपग्रेड किया गया है और एक ग्लास कॉकपिट के साथ आता है। और इन 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्च में साइन किया गया था। और बाकी ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये रूट ट्रांसपोर्ट रोल और कम्युनिकेशन टास्क के अलावा इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट पायलट्स की ट्रेनिंग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं शॉर्ट हॉल ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट माने जाते हैं और ये सेमी प्रिपेयर्ड या फिर शॉर्ट रनवेज से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, जैसे कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न और आइलैंड रीजन्स में जो रनवेज मौजूद हैं वहां से। और ये मल्टी फंक्शनल लाइट वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे और भी कई अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब इन एयरक्राफ्ट के जो 6 नए वर्जन इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से रिमोट और चैलेंजिंग एरिया से भी ऑपरेट करने के मामले में एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। कल मंगलवार को पंजाब में आयोजित की गई 31st नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार रीजन की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है और इसी दिशा में आगे काम करते हुए देश के बॉर्डर्स के साथ जल्द ही एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जाएगा। और वैसे आपको ये भी बता दें कि भारत की सीमाओं की कुछ जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स को तैनात करने के लिए ऑलरेडी उनकी टेस्टिंग चल रही है। बाकी न्यू दिल्ली में जो 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन कंपनीज ने अपनी कई अलग अलग वैरायटी के ड्रोन्स, हॉविट्जर्स तो इनको भी डिस्प्ले किया था, जिनमें टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बनाए गए ALS-50 लॉयटरिंग म्यूनिशन भी शामिल थे। और इस मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि ये जो ALS-50 लॉयटरिंग म्यूनिशंस हैं तो ये अपने साथ 6 हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं और इसकी 100 यूनिट्स ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर की जा चुकी है, जबकि इसके और भी ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप ने भी अपने भारत 150 मल्टी मिशन ड्रोन्स को डिस्प्ले किया था, जबकि इसके अलावा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने अपनी 155 mm और 39 कैलिबर वाली आर्टिलरी गन्स, अपनी भारत 155 mm और 52 कैलिबर वाली अल्ट्रालाइट हॉविट्जर्स, गरुड़ 105 mm और 37 कैलिबर वाली गन्स, लॉन्ग रेंज के ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, व्हील्ड एंड ट्रैक्ड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स तो इन्हें भी डिस्प्ले किया था। और ऑफिशियल्स के मुताबिक कुछ इंडो पैसिफिक आर्मीज ने इन सभी में अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए फायर फाइटिंग बॉट्स के कुछ ट्रायल्स INS विक्रांत पर कंडक्ट किए गए और ये फायर फाइटिंग बॉट्स इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों पर तैनात किए जाएंगे। न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशंस पर काउंसिल डिस्कशन को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले बात कर लेते हैं कनाडा की। तो कनाडा के PM ने भारत पर जो ये आरोप लगाए हैं तो उसी पर बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि हमने कैनेडियन पक्ष को इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर वे भारत के साथ कोई ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं जो कि इस बात को साबित करे कि निज्जर की किलिंग में भारत का कोई कनेक्शन है तो हम इस पर भी ओपनली बात करने के लिए तैयार हैं। और भारतीय विदेश मंत्री का यह भी कहना था कि हमने कनाडा को यह भी बताया कि ये भारत सरकार की नीति नहीं है जिस तरह के आरोप आप हम पे लगा रहे हो। और फिर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में कई सारे ऑर्गेनाइज क्राइम्स हुए हैं और भारत सरकार ने उनके बारे में कनाडा के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी करी है। भारत की तरफ से बहुत बड़ी संख्या में एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी की गई हैं और कुछ आतंकी नेता हैं जिनकी पहचान की गई है। और उनका यह भी कहना था कि हमारी चिंता यह है कि राजनीतिक कारणों से ये वास्तव में बहुत अधिक अनुमतिपूर्ण है और इसलिए हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां हमारे डिप्लोमेट्स को धमकाया गया है, हमारे वाणिज्य दूतावासों पर हमला किया गया है और इस तरह की गतिविधियों में से बहुत कुछ को अक्सर उचित ठहराया जाता है और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र इसी तरह काम करता है। और अगर कोई मुझे स्पेसिफिक देता है तो इसे कनाडा तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना है जो एक मुद्दा है और कोई मुझे एक सरकार के रूप में कुछ विशिष्ट जानकारी देता है तो मैं उस पर गौर जरूर करूंगा। यानी कि भारतीय विदेश मंत्री कहने का सीधा सा मतलब यही है कि जब भारत सरकार की तरफ से कनाडा को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई तो कनाडा ने उस पर कभी भी गौर नहीं किया। अगर उसी तरह की इन्फॉर्मेशन भारत को कोई देता तो भारत उस पर गौर जरूर करता। बाकी इसके अलावा इसी काउंसिल के दौरान चीन पर बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्री का साफ कहना था कि चीन ने 2020 में सीमा पर अपने कार्यों के लिए कभी भी ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया और यहाँ तक कि गलवान क्लैश के होने से पहले जब चीन ने सीमा के पास अपने सैनिकों को इकट्ठा किया था तो भारत ने चीन को वार्न भी किया था कि इस तरह की सिचुएशन दोनों देशों के बीच परेशानी खड़ी कर सकती है।
और फिर चीन द्वारा जो सीमा समझौता का उल्लंघन किया गया तो उसके इमीडिएट, मीडियम टर्म और यहाँ तक कि उसका लॉन्ग टर्म में भी प्रभाव बना रह सकता है। और भारतीय विदेश मंत्री ने फिर से इस बात को दोहराया है कि गलवान क्लैश के बाद से भारत और चीन के रिलेशंस एबनॉर्मल स्टेट में। लेकिन उनके साथ ये भी कहा कि चीन के साथ डील करने के मामले में एक बात यह है कि वो आपको कभी भी नहीं बताते कि वो ऐसा क्यों करते हैं, और इसलिए आप अक्सर इसका पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये हमेशा होता है कि चीन के मामले में कुछ अस्पष्टता होती है और बाकी उस कंट्री के साथ नॉर्मल रिलेशंस बनाने का प्रयास करना बहुत ही मुश्किल होता है जो कि एग्रीमेंट्स को तोड़ दे। तो इसलिए अगर आप पिछले 3 वर्षों को देखेंगे तो भारत और चीन की रिलेशंस एबनॉर्मल स्टेट में। बाकी इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन पर चाइनीज नेवी की बढ़ती हुई प्रेजेंस को लेकर भी भारतीय विदेश मंत्री ने इस पर चिंता व्यक्त की है और साथ में ये भी कहा है कि चीन की अभी तक की सबसे बड़ी प्रेजेंस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और जबकि भारत और रशिया के रिलेशंस को लेकर उन्होंने ये कहा कि रशिया के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्थिर हैं और अब इन दोनों देशों के बीच रिश्तों को बनाए रखने के लिए काम करते रहते हैं। रही बात यूएस और भारत के रिलेशन की, तो उनको ये मानना है कि भारत और यूएस के रिलेशन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंडियन आर्मी द्वारा आसियान कंट्रीज के लिए एक यूनिक विमेन मिलिट्री ऑफिसर्स कोर्स को कंडक्ट किया गया है और इस यूनिक कोर्स के तहत नई दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में UN फ्रेमवर्क के तहत कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग शामिल है। और इंडियन आर्मी का जो ये यूनिक इनिशिएटिव है ये जेंडर इक्वलिटी को सुनिश्चित करते हुए पीस कीपिंग की तरफ इंडियन आर्मी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है और जो कि आसियान देशों के गोल्स के साथ भी अलाइंड है। बाकी इसके अलावा इंडियन आर्मी चीफ ने नेपाल, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, यूके, कंबोडिया, फ्रांस और मलेशिया, तो इन देशों के आर्मी चीफ के साथ भी इंटरेक्शन किया जिसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन और बायलैटरल टाइज को इनहेंस करने को लेकर डिस्कस किया गया है। बाकी आर्मी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी लद्दाख विजिट के दौरान श्योक वैली पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करी है और इस दौरान BRO ऑफिशियल्स की तरफ से उन्हें यहाँ पे चल रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। और इसी विजिट के हिस्से के तौर पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने श्योक वैली पर स्थित फॉरवर्ड रिपेयर फैसिलिटी को भी विजिट किया था। बाकी इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट है नेवी से जुड़ा हुआ और वो यह है कि 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंडियन नेवी के एनुअल स्वावलंबन सेमिनार के दौरान इंडियन नेवी अपने एक अपडेटेड नए स्वदेशीकरण वाले रोड मैप को अनवील करेगी जिसमें नेवी के लिए कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और प्लेटफॉर्म्स को आत्मनिर्भरता के साथ हासिल करने वाले इनिशिएटिव्स को अनवील किया जाएगा। और पिछले साल जो इस स्वावलंबन सेमिनार का पहला एडिशन आयोजित किया गया था तो उस एडिशन में इंडियन नेवी के लिए करीब 75 टेक्नोलॉजीज को स्वदेशी तौर पर विकसित करने की कमिटमेंट की गई थी जो कि पूरी कर ली गई है और जबकि कुछ मामलों में तो ये कमिटमेंट आगे भी निकल चुकी है और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये इस अपकमिंग स्वावलंबन सेमिनार के दौरान भी प्रदर्शित की जाएंगी। बाकी आपको ये भी बता दें कि मेडिटेरियन सी पर अपनी तैनाती के तहत इंडियन नेवी की INS उमेदा ने स्पेनिश नेवी के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था जिसमें क्रॉस बोर्डिंग ऑपरेशंस, टैक्टिकल मैनूवर्स, कॉमन ड्रिल्स ये सभी शामिल थे। हैदराबाद में स्थित एक इंडियन प्राइवेट फर्म जिसका नाम है वीरा टैक्टिकल डायनेमिक्स और इन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल करके एक ऐसे खास तरह के सूट को बनाया है जो कि -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सकता है। और इसी मामले पर द प्रिंट की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से ये भी बताया गया कि ये जो सूट है ये फेस से नीचे पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि सूट को पहनने वाला कोई भी व्यक्ति एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से लेकर एक्सट्रीम लेवल की हॉट कंडीशंस तक को आसानी से झेल सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी को इस तरह के सूट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अक्सर जब भी सरफेस वेसल्स या सबमरीन्स पर आग लगती है तो उस आग को बुझाने का काम उस शिप पर मौजूद कर्मियों द्वारा ही किया जाता है और पास्ट में ऑलरेडी ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जब इस तरह की आग बुझाने वाली घटनाओं में हमने अपने लोगों को खोया भी है। तो इसलिए इंडियन नेवी को इस खास सूट की रिक्वायरमेंट है ताकि इसको पहनकर जो उनके पर्सनल है वो खतरे से दूर रहते हुए आग को समय पर बुझा भी सकें। और ये जो खास सूट है ये इंडियन नेवी के स्प्रिंट इनिशिएटिव के तहत विकसित किया गया है। इस सूट की खास बात यह भी है कि अगर आप इसको पहनते हैं तो आपसे कोई भी हीट सिग्नेचर बाहर नहीं आएगा जिसका मतलब यह है कि जो इंफ्रारेड कैमराज हैं तो वो इस सूट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अभी जो इंडियन नेवी वर्तमान समय में सूट इस्तेमाल कर रही है वो इंपोर्ट किए हुए हैं और उनका वजन 18 किलोग्राम का है, लेकिन ये वाला जो सूट है जो भारत में बना है इसका वजन केवल 1.8 किलोग्राम है और कीमत बहुत ही कम। बाकी द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी फिलहाल अभी टेस्ट की जा रही है और इसके ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं और सफलतापूर्वक ट्रायल्स को पूरा करने के बाद इसके जो खरीद वाले प्रस्ताव है वो अप्रूव हो जाएंगे। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी इस इनोवेशन के मैच्योर होने का इंतजार कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स भी इस तरह के सूट में इंटरेस्टेड है जो कि उनके पायलट्स को किसी क्रैश वाली कंडीशन में गंभीर बर्न इंजरीज से बचा सकती है। और इसी तरह से ये जो सूट है ये इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए भी काफी काम के हैं क्योंकि जैसा कि इनको पहन के इंफ्रारेड कैमरास भी इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं और ये वाली कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए कहाँ पे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है ये तो आप अच्छी तरह से समझते ही हैं। और गर्व करने वाली बात यह है कि ये इनोवेशन मेड इन इंडिया है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही हैप्पी सिंह
वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए बीएसएफ के कांस्टेबल रमीज अहमद परई ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर के बदगांव में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर गणेश मदप्पा वीर गति को प्राप्त हुए और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2011 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1948 में लांस नायक रवि लाल थापा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि महावीर चक्र से सबसे पहले किस वीर को सम्मानित किया गया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।